बाजार और आज और कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां बनेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। और अनिल जी के अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। और रिसर्च से भी मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवांशी से जानेंगे कि कैसा रहा बाजार का हाल और कैसे रहे एशियन पेंट्स के नतीजे। बजाज ऑटो के नतीजे बताएंगे कुशल गुप्ता और साथ ही देंगे कल आने वाले टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान भी। साथ ही कल नेस्ले के नतीजों का पूर्वानुमान भी देंगी मानसी और टेक्सटाइल कंपनियों के रिवाइवल पर जानकारी देंगी पूजा त्रिपाठी। तो ये मेरी पूरी रिसर्च टीम, आज के हमारे खास मेहमान और अनिल जी मिलकर आपको आज की जो पूरा एनालिसिस है वो तो बताएंगे, कल की स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, इस पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो आज बाजारों में पिछले 4 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। मुनाफा वसूली और साप्ताहिक एक्सपायरी ने बाजार पर दबाव बनाया। पिछले हफ्ते भी गुरुवार को बाजार में गिरावट आई थी। हालांकि अक्टूबर में यह दूसरा मौका है जब बाजार गिरकर बंद हुए हैं। अमेरिका में राहत पैकेज को लेकर असमंजस बरकरार है। साथ ही अमेरिका के कई राज्यों में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। यूरोप के कई देशों में भी कोरोना के मामलों में नए सिरे से तेजी आई है और इससे बाजारों में कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हैं। आज निफ्टी 41 और सेंसेक्स 149 अंक लुढ़ककर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी भी 151 अंक टूटकर बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। सबसे पहले बात FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की, जहां कैश मार्केट में इन्होंने करीब 1118 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIS की बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, इन्होंने करीब 2020 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। अनिल जी, 4 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। आज के सत्र को आप कैसे देखते हैं? वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ा कमजोरी के साथ हुआ कारोबार और वजह थी अमेरिका के बाजार। कल जब भारतीय बाजार दोपहर 3:30 बजे बंद हुए तो उम्मीद ये थी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा। उसके विपरीत सेशन रहा कमजोरी भरा। चलो वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद डाउ फ्यूचर्स और कमजोर, चलिए वो भी ठीक है। उसके बाद एशिया में कमजोरी और यूरोप 1% तक गिरा हुआ और आज फिर से डाउ फ्यूचर्स 7500 पॉइंट नीचे। तो अब फिर ऐसे में भारतीय बाजार मजबूत हो तो कैसे, और इसीलिए खुलने के बाद एक आध रिकवरी का संकेत जरूर आया, लेकिन उस रिकवरी में ऊपरी स्तरों पर टिके नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आती रही और बाजार धीमे धीमे नीचे सरकते रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कमजोर हुए हो, निचले स्तरों से खरीदारी भी आई और उसकी वजह यह कि पिछले 3 दिनों से FIs की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। 5400 करोड़ की खरीदारी 3 दिनों में FIs ने कर ली। तो नीचे सपोर्ट भी मिल रहा था। सपोर्ट आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा इस लिहाज से भी मिल रहा था कि शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का। तो ये दोनों कारण ऐसे थे जिससे भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखी। फाइनली 2 अहम लेवल के पास भारतीय बाजार बंद हुए। 11900 यहां पर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा, इसके बेहद करीब, और 24500 के बेहद करीब बंद हुआ बैंक निफ्टी। तो ये 2 लेवल्स आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से बेहद अहमियत भरे रहे। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार रहा, लेकिन ज्यादातर वक्त भारतीय बाजारों ने लाल निशान के साथ ही कारोबार किया। तो आज तो एक्सपायरी की वजह से बहुत कमजोरी हुई नहीं। अब ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी बरकरार रहती तो भारतीय बाजार अपनी मजबूती को कितना रोक पाएंगे, थाम पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज की क्लोजिंग कमजोर है, लेकिन बहुत बुरी नहीं, ये आप कह सकते हैं। चलिए, और अब बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, यह बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी देवांशी आशर मौजूद हैं। देवांशी, बताइए आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा है?
कई दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा और एक्सपायरी लाल निशान में होती हुई दिखी। बैंकिंग स्टॉक्स में आज गिरावट देखने मिली। फार्मा स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली थी। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें तो आज हमने देखा कि जो सीवी वाले स्टॉक्स थे उससे जुड़े जो स्टॉक्स थे वहां पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। अशोक लेलैंड, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। पावर स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा। एनटीपीसी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में आज फ्रेश लॉन्ग्स होते हुए दिखे। पेट्रोनेट में भी आज तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। वायदा बाजार में अगर लूजर्स की बात करें तो आज मेनली हमने देखा कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है। पीवीआर, जुबिलेंट फूड दोनों लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में भी आज गिरावट देखने मिली थी। फार्मा स्टॉक्स जैसे मैंने कहा आज खबरों में थे और इसी के चलते सबसे ज्यादा गिरावट हमने यहीं पे देखी है। आखिर में हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई दिखी थी सारे स्टॉक्स में, लेकिन इसके बावजूद आज हमने देखा ऑरबिंदो फार्मा, इनके लिए जो न्यू जर्सी प्लांट में इनको वार्निंग लेटर इश्यू होता हुआ दिखा, इसके चलते गिरावट थी। डॉक्टर रेड्डीज जो साइबर अटैक होता हुआ दिखा, इसके चलते आज दिन में गिरावट काफी देखने मिली थी। सिंजीन नतीजों के चलते आज गिरकर बंद होता हुआ दिखा। बायोकॉन नतीजों से पहले लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आप देखिए निजी बैंक्स में काफी वॉलेटिलिटी थी। इंडसइंड बैंक लाल निशान में, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे गिरावट देखने मिली थी आज की ट्रेडिंग सेशन में। टायर स्टॉक्स दूसरी तरफ हमने देखा थोड़ी सी तेजी के साथ ट्रेड होते हुए देखे। जेके टायर, सीएट, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स, और साथ ही नतीजों के चलते जो एक्शन दिखा आज हमें वो एशियन पेंट्स, एसबीआई का, दोनों के नतीजे अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रॉफिट टेकिंग दोनों स्टॉक्स में आता हुआ दिखा। इंडियन बैंक का हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा अच्छे नतीजों के बाद। इसके अलावा दिन भर जो आपको जी बिजनेस पर स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, इन सब में आज सुपर हिट एक्शन आता हुआ दिखा। एलआईसी हाउसिंग आज आपको रिकमेंड किया गया था। टाटा मोटर्स, साइएंट, नवीन फ्लोरेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जुबिलेंट फूड और विंडो फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज आपको दिन भर सी बिजनेस पर रिकमेंड किए गए थे और यहाँ पे आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें ब्रॉडर मार्केट्स में तो आज थोड़ी सी नरमी थी, सुस्ती के साथ ही आज बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा। एक्सपायरी लाल निशान में हुई है। चलिए, तो ये था मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इंटरनेशनल सिनारियो देखें, डोमेस्टिक सिनारियो देखें, फिलहाल कल मार्केट की चाल कहां जाती हुई दिखाई दे रही है सर आपको? मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज आया है दीपक, वो फिस्कल स्टिमुलस को लेकर आया। अभी ऐसा माना जा रहा है कि फिस्कल स्टिमुलस का जो पैकेज है वो यूएस इलेक्शंस के बाद ही आएगा, तो थोड़ी बहुत नरमी आपको शायद यूएस मार्केट से शायद आज शाम को देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जो यूएस का जॉब डेटा है वो उम्मीद से काफी बेहतर आ गया है। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनीज कल अनाउंस करेगी उसके ऊपर उनकी नजर रहेगी। तो ज्यादातर हमारा मार्केट्स गिरेगा नहीं, करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा होगा। और मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये Q2 का अर्निंग सीजन है और जहां पे भी अच्छे नतीजे आएंगे वहां पे डेफिनेटली आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑलराइट सर, और इस पूरे सिनेरियो के बीच में पोजिशनल ट्रेड के लिए आपके पिक क्या है सर? किसी को कुछ खरीदना हो तो आप कौन सा शेयर रिकमेंड करेंगे? दीपक, हमको मेटल स्पेस में टाटा स्टील पसंद है। टाटा स्टील हमको लग रहा है काफी अच्छे नतीजे दिखाने की काबिलियत रखता है Q2 के लिए। ऑलरेडी हमने देखा है कि मेटल की चाल अभी काफी स्टॉक्स पे देखने को मिली है और यहाँ पे अगर कोई इस लेवल से भी खरीदता है तो हमको लग रहा है 8 से 10 दिन में कम से कम 422 423 का लेवल पॉसिबल है। यहाँ पे 405 का स्टॉप लॉस रखिए और ये एक अच्छा विकल्प 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए बन सकता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मेटल पैक में से। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं और बजाज ऑटो ने आज सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कैसे रहे हैं बजाज ऑटो के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए आय और मुनाफे के मोर्चे पर बजाज ऑटो का प्रदर्शन कैसा रहा? जी, तो बजाज ऑटो के नंबर्स जो हैं मिले जुले रहे थे। आय अगर आप देखें तो 7% घटकर 7,156 करोड़ पर आती हुई दिखी थी। हमारा जो अनुमान था वो 7230 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स अगर आप देखें तो वहाँ पर एक पॉजिटिव सरप्राइज हमें देखने को मिला। 16.9% की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले कंपनी जो है 17.7% के मार्जिन्स रिपोर्ट करती हुई नजर आई। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी अगर आप देखें तो 1210 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 1140 करोड़ का ही मुनाफा पोस्ट करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि अगर आप देखें तो कुल मिलाकर आय और साथ ही जो मुनाफा है वो अनुमान से कमजोर रहे। पर वहीं अगर आप मार्जिन फ्रंट पर बात करें तो कंपैरेटिवली स्ट्रीट एस्टिमेट्स और हमारा जो अनुमान था करीब 17% का, उसके मुकाबले 17.7% के मार्जिन जो हैं अनुमान से आप बेहतर कहेंगे।
ओके, और बजाज ऑटो के साथ ही एशियन पेंट्स ने भी आज नतीजे पेश किए हैं और एशियन पेंट्स ने सितंबर तिमाही में कितना मुनाफा कमाया बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ देवांशी जुड़ी हुई हैं। देवांशी, बताइए कैसे रहे एशियन पेंट्स के नतीजे? एशियन पेंट्स के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। सारे फ्रंट्स पर हमने देखा कि नतीजे अनुमान से काफी बेहतर थे। सबसे पहले अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इनके डेकोरेटिव कारोबार में आता हुआ दिखा है। अनुमान था करीब 8 से 9% की बढ़त का, और उसके सामने अगर आप आय देखें तो करीब 6% तक की बढ़त देखने मिली है। दरअसल हमने देखा कि जो छोटे शहर हैं और साथ ही टियर 2 टियर 3 सिटीज है, वहां से काफी अच्छी मांग बढ़ती हुई दिखी है, और जो कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स है उनकी मांग में इस बार बढ़त थी, और इसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आती हुई दिखी, लेकिन जो आय है वो केवल 6% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में इस बार इनको फायदा होता हुआ दिखा, करीब 32% तक बढ़ती हुई दिखी, और जो मार्जिन है वो 24% पे आते हुए दिखे, क्योंकि इनकी जो लागत खर्च है उसमें कमी आती हुई दिखी है। ऑपरेशनल खर्च इस बार कम होते हुए दिखे, जिसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 1% तक बढ़ता हुआ दिखा। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि इनकी जो टैक्स है उसमें कमी आती हुई दिखी थी, और इस बार इसी के चलते हम देख रहे हैं करीब 1% तक की बढ़त इनके मुनाफे में आती हुई दिखी है। लेकिन कुल मिलाकर नतीजे सारे पैमाने पर अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। ऑलराइट, अनुमान से बेहतर नतीजे। और अब बात कर लेते हैं कल आने वाले नतीजों की। तो कल नेस्ले अपने नतीजे पेश करेगी। कैसे रह सकते हैं नेस्ले के नतीजे बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मानसी दवे मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए नेस्ले के नतीजों का अनुमान क्या है? जी बिल्कुल, देखिए नेस्ले से अच्छे नतीजों का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। मैगी, नेस्कैफे और किटकैट की मजबूत बिक्री के चलते कंपनी के वॉल्यूम्स को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इनकी मजबूत सिंगल डिजिट ग्रोथ का भी अनुमान है। दूध की कीमतें घटी जरूर है, लेकिन पाम तेल और कॉफी की कीमतों में बढ़त से लागत खर्च जो है वो स्थिर रहेंगे। अन्य कामकाजी खर्च में कमी आई है, जिससे मार्जिन को सहारा मिलता दिखेगा। अनुमान ये कि 23% से 24.6% पर कंपनी के मार्जिन जाते दिख सकते हैं। पिछले साल कम टैक्स के चलते सहारा देखने को मिलेगा, और इस साल मुनाफे में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आय 8.4% बढ़ती हुई देखने के अनुमान है, और मार्जिन के फ्रंट पर भी इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। मुनाफा 595 करोड़ से 590 करोड़ तक जाता दिख सकता है। त्योहारी सीजन के चलते होलसेलर की मांग पर फोकस रहेगा। वहीं चॉकलेट की बिक्री में बढ़त का ट्रेंड जो देखने को मिला है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ओके मानसी, और अविनाश जी के पास फटाफट से चल लेते हैं क्विक रिएक्शन के लिए। अविनाश जी, अनुमान तो मुनाफे में बढ़त का है। आपको क्या लगता है सर, कल जो नतीजे आने के बाद स्टॉक का मूड कैसा रह सकता है? मुझे लग रहा है कि दीपक, नतीजे तो काफी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े से बड़े हैं, इनके पास काफी सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है, और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में तो ये काफी अच्छा मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली ठीक ठाक आएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर, एक्सपांशन के ऊपर, और प्री कोविड के हिसाब से इन्होंने कैसे प्लांट को यूटिलाइज किया है, ये सारी बातों पर मार्केट्स की नजर रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कल रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद और कमेंट्री अगर और भी अच्छी आती है, होपफुली आने वाला सेकंड हाफ के लिए, FY20 के लिए, तो यहाँ पे और बढ़त देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक 3 या 6 महीने का व्यू लेके नहीं, बट कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले 1-2 साल में काफी बढ़िया है। तो टिपिकली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई भी गिरावट आती है तो इसको खरीदना चाहिए। ऑलराइट, तो अनुमान तो पॉजिटिव का है फिलहाल, लेकिन आपको मैनेजमेंट के कमेंट्स पर भी ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको अविनाश जी के जो सलाह है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा कल टेक महिंद्रा भी अपने नतीजे पेश करने वाली है। सितंबर तिमाही में कैसे रह सकते हैं कंपनी के नतीजे, ये बताने के लिए मेरे साथ कुशल गुप्ता बने हुए हैं। कुशल, टेक महिंद्रा के नतीजों पर डॉलर आय को क्या कोई सपोर्ट मिलता दिखेगा? जी, तो टेक महिंद्रा के नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉलर आय जो है ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि टेलीकॉम वर्टिकल का जो डील रैंप अप हुआ है उस वजह से इनकी आय में हमें इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर भी बढ़त रहेगी बेहतर यूटिलाइजेशन की वजह से, और करीब करीब अगर आप देखें तो 1.5% की बढ़त जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 11.5% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स खर्च इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं उसका इंपैक्ट इनके मुनाफे पर आता हुआ नजर आएगा, और महज 1% की बढ़त जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 980 करोड़ रुपए के जो मुनाफा है वो कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। अब आगे के लिए ये देखना होगा कि किस तरह की डील पाइपलाइन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती है, और साथ साथ जो इनका टेलीकॉम वर्टिकल है और खासकर 5G पर जो फोकस है उस पर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या रहता है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट कुशल,
अविनाश जी, टेक महिंद्रा पर कुशल बता रहे हैं कि डॉलर आई में 2.5% का उछाल मुमकिन है। आपका राय फिलहाल क्या बन रही है टेक महिंद्रा को लेकर सर? आई थिंक टायर टू आईटी कंपनीज में ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। और जैसे कुशल ने कहा कि जो 5G का आउटलुक है और जो 5G की पाइपलाइन है, वहां पे मार्केट्स की नजर ज्यादा रहेगी। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट होने की संभावना है, लेकिन डॉलर आई अगर 2.5% बढ़ती है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मार्केट्स डेफिनेटली वॉच करेगी कि फ्रेश ऑर्डर पाइपलाइन कितनी स्ट्रांग है, कितने नए ऑर्डर्स आए हैं और 5G को लेके क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक महिंद्रा की वर्टिकल स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है। और हमको लग रहा है कि ये अगर पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री आती है तो इस लेवल से भी दीपक थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबल है। तो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो होल्ड करें और मेरे ख्याल से नए निवेशकों को मैनेजमेंट कमेंट्री कल अवेट करनी चाहिए। ओके, नए निवेशकों को मैनेजमेंट कमेंट्री तक का इंतजार करना होगा, ये फिलहाल सलाह है अविनाश जी की। और टेक्सटाइल कंपनियों की चमक वापस लौटाने के लिए रिवाइवल प्लान जल्द ही आ सकता है। टैक्स फायदे के साथ नई नीति को सपोर्ट देने की भी तैयारी हो रही है। क्या हो सकता है टेक्सटाइल कंपनियों का रिवाइवल प्लान और कैसे ये टेक्सटाइल कंपनियों को फायदा दिलाएगा, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, ओवर टू यू, बताइए फटाफट से रिवाइवल प्लान क्या है? जी, टेक्सटाइल सेक्टर जो कि कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित था, उसमें अब जल्द ही रिवाइवल होने की बात की जा रही है और इसमें 3 बड़ी वजह है। पहला तो यह है कि ROSS स्कीम यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज, उसके तहत कंपनियों को जल्द ही रिबेट मिलेगा। एक बड़ा फंड यहाँ पर कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली वो कंपनियां जिनका की फोकस काफी ज्यादा एक्सपोर्ट में है, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ इंसेंटिव्स यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इकरा की रिपोर्ट का कहना है कि अब त्योहारी सीजन में मांग में और ज्यादा सुधार होगा और इन कंपनियों को फायदा होगा। सेकेंड हाफ तक स्थिति काफी ज्यादा सुधरते हुए नजर आएगी और मेट्रो और बड़े शहरों के बजाय जो छोटे और ग्रामीण शहर है, वहां से जो रिकवरी दिख रही है वो काफी तेजी से दिख रही है। तीसरी बड़ी वजह ये कि नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी पर भी काम जारी है और माना जा रहा है कि अगले महीने तक इस पर गाइडलाइन भी जल्द ही निकल कर आएगी और ये भी माना जा रहा है कि इसके जरिए करीब 3.5 करोड़ के रोजगार मिलने का अनुमान है। तो ये 3 बड़ी वजह है। टेक्सटाइल सेक्टर जो अभी तक काफी ज्यादा दिक्कतों में थी, ये जो इतने सारे ट्रिगर्स हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर रिवाइवल देखने को मिलेगा। ओके पूजा, और अब वक्त हो चला है शर्मा जी के ऑप्शंस का। शर्मा सर नमस्ते, गुड इवनिंग। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन आप दर्शकों को आज रेकमेंड करने वाले हैं? जी नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को। टाटा मोटर्स और L&T, ये 2 स्टॉक निफ्टी के हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। तो टाटा मोटर्स 135 की कॉल जो 4 रुपए क्लोज हुई है, मैं चाहूँ कि आप 4 रुपए खरीदें चाहे तो। अगर इनमें नहीं आती है तो जाने दें। अगर आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस 2.5 रुपए और टारगेट रहेगा 7 रुपए। लार्सन टुब्रो, उसके इसने काफी 3 दिन से लग रहा है कि बढ़ रहा है, पर इससे कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया है अभी तक, तो ये उस फिराक में है। तो L&T को अक्टूबर की 940 कॉल खरीदी जा सकती है 16.8 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए 50 पैसे और टारगेट रहेगा 24। तो आप सभी को नवरात्रि की कंटिन्यूड शुभकामनाएं और आपके आगे भी मां का अनुकंपा बनी रहे। जय हिंद। अब वक्त है कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, कल के लिए बाजार को कहां से ट्रिगर मिलेंगे और निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या रहने वाले हैं? जब कल हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए अहम संकेत अमेरिकी बाजारों से ही आते दिखेंगे, जहां पर थोड़ी कमजोरी की आशंका तो है, लेकिन अमेरिकी बाजार भी अपने आप में बड़े वॉलेटाइल है। और कल सुबह ट्रंप साहब और जो बाइडेन के बीच में 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार फिर से दूसरी बहस होने वाली है। उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें भी रहेगी और डाउ फ्यूचर्स उस पर ट्रेड करेंगे। तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं कल सुबह शुरुआत करने के लिए। इसके साथ ही FIs के आंकड़ों पर नजर रहेगी, और आज तो एक्सपायरी का दिन भी था हफ्ते का, तो कुछ एक्शन उसका भी रहा। लेकिन कल जब नया ट्रेड होगा तो ऐसे में आपके लिए
मंथली एक्सपायरी पर आप जा रहे हैं तो थोड़े डेटा ज़्यादा होंगे। अब आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी पर वो 11,775 से लेकर 11,825 की है, वो कल भी काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 11,975, 12,025 ये वो रेंज है जहां पर बाजार रुकते हुए थमते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 24,100 24,250 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 24,700 से लेकर 24,825 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। इसके बाहर किसी एक तरफ निकलेंगे तो बड़ा मूव आता दिखेगा, अदरवाइज बाजार इसी रेंज में रहेंगे। तो ये हफ्ता थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव वाला ट्रेड रहा है। ऊपर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लेकिन कमजोर होने के बजाय बाजार निचले स्तरों से खरीदारी भी दिखा रहे हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स बड़ी मजबूती के साथ जमे हुए हैं। शायद कल का सेशन भी इसी तरह से उतार चढ़ाव भरा रहे, दोनों तरफ का ट्रेड मिले, लेकिन अगले हफ्ते से बाजार का डायरेक्शन ज्यादा साफ होने की संभावना है। 12,000 के पार निकलकर टिके और बंद होते दिखे तो बाजार में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी और अगर थोड़ा कमजोर हुए और 11,700 के आसपास या इसके नीचे बंद हुए तो फिर कमजोरी के संकेत आते हुए नजर आएंगे। तब तक कंसोलिडेशन, टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन ये बाजार में चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। और हमारे साथ अविनाश जी लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, पोजिशनल ट्रेड पर हमने बात की, लेकिन आपने एक लॉन्ग टर्म पिक भी बता दीजिए सर। नजरिया अगर थोड़ी लंबी अवधि का हो तो फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए हमको नोसिल पसंद है। ये बेसिकली कंपनी है जो रबर केमिकल्स में एक बहुत बड़ी मार्केट पोजीशन कमांड करती है, करीबन 40-45% का मार्केट शेयर कमांड करती है और ज्यादातर टायर कंपनीज और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी टायर स्टॉक्स में देखने को मिली है और जिस प्रकार का वॉल्यूम डेटा टू व्हीलर एज वेल एज पैसेंजर कार्स में दिख रहा है, स्पेशली मारुति के नंबर से, तो ये लग रहा है कि इनका आने वाला जो सेकंड क्वार्टर रहेगा वो काफी मजबूत रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कंपनी ने करीबन 450 करोड़ का एक्सपेंशन पिछले 12 से 18 महीने में कंप्लीट किया है और इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से निवेशकों को ये प्राइस से गेन करना चाहिए और स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहिए। करीबन 6 से 8 महीने में हमको लग रहा है करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है मिड कैप स्पेस में, जहां पे हमको लग रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखता है। ऑलराइट अविनाश जी, और अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से और वक्त हो चला है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये जानने का। और आज जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनेंगे सर? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में इंडेक्स वाइज उठापटक है बट सेलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो सेक्टर पे हम फोकस करेंगे, एक तो मेटल रहेगा, दूसरा बैंकिंग रहेगा। तो मेटल में आप देखो कि जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील सब में अच्छा खासा मोमेंटम है और यहाँ पे हम हिंडाल्को का 185 का कॉल लेने की सलाह देंगे। ये कॉल लगभग 4 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये 185 का जो हिंडाल्को का कॉल है वो 10 रुपए तक जाने की संभावना है। और ये जो कॉल है, ये मंथली एक्सपायरी जो अगले वीक खत्म हो रही है उसकी एक्सपायरी का कॉल है। और स्टॉक वाइज हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि हिंडाल्को कहीं ना कहीं 195 से लेकर 197 तक जाना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक आप देखो कि लगातार पिछले 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, मोमेंटम इंटेक्ट है, स्टॉक 535 के लेवल तक को छूने में जा सकता है। इसके लिए एक्सिस बैंक का 520 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 9 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में 19 से 20 रुपए तक जाने की पूरी संभावनाएं बनाए रखा है। ओके, थैंक यू सो मच चंदन तापड़िया जी इस इनसाइट के लिए। और इसी के साथ हम शुक्रिया करेंगे अविनाश जी का भी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद रही, पूजा, देवांशी, कुशल, मानसी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज बाजार आज और कल में इतना ही। जी बिजनेस पर आप लगातार बने रहिए और कमाई के ढेरों मौके देखने के लिए आप रोज सुबह मार्केट के लाइव एक्शन को देखने के लिए जुड़िए रोज सुबह 7 बजे से जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।